नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि यहाँ चल रहा था यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका प्राकथन, जिसमें हम पढ़ रहे थे कुछ टीकाकार, जिनको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। जितने आपके बाबूराम सक्सेना में टीकाकार, उपटीकाकार और ग्रंथकार जो दिए थे, हम सब पढ़ चुके थे। आज हमने आपसे कहा था कि हम लेके आएंगे इसे ट्रिक के साथ में, तो आज ये ट्रिक के साथ में है जिनको हमने क्रम में लिखा हुआ है। जितने आपके बाबूराम सक्सेना में टीका, उपटीका, कौन सी टीका किस पर लिखी गई है, कौन से समय लिखी गई है, ये सब हम क्रम से लेकर के आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके साथ। टीका और टीकाकार, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार, जिसमें है आपके जयादित्य और बामन। जयादित्य और बामन ने काशिका वृत्ति लिखी है। कौन सी? काशिका वृत्ति, जो कि अष्टाध्यायी पर लिखी गई है, जिसका समय 660 ईस्वी रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। देखो, हमें याद तो करना पड़ेगा। बस हम इतना कर सकते हैं कि किसी शब्द को किसी शब्द से जोड़ करके उसे लंबे समय तक हम अपनी मेमोरी में, अपनी याददाश्त में बना के रख सकते हैं। तो वो जयादित्य और बामन, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। बामन हम पंडित से ले लेते हैं और जयादित्य हम आपकी जय से ले लेते हैं। जय यानी पूजा। तो काशिका वृत्ति को हम काशी बोल देते हैं ना। तो बामन जी काशिका में जय जय करने गए, या बामन जी जय जय करने गए कहाँ पर? काशिका में। तो काशिका किसकी है? बामन और जयादित्य की। काशिका, काशी में कौन कौन गया? बामन गए जय जय करने। बामन क्या करने गए? जय जय करने गए काशिका में। तो जयादित्य, बामन, काशिका वृत्ति किस पर लिखी है? जो हमारा फेमस ग्रंथ है, हमारा संस्कृत का मूल ग्रंथ है, जो अष्टाध्यायी पर लिखी गई है काशिका वृत्ति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर भी कुछ उपटीका लिखी गई हैं। ये टीका है आपकी, इस पर भी कुछ उपटीका लिखी गई हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल इतना हमने दो लोगों को जाना, जयादित्य और बामन, जिन्होंने काशिका वृत्ति लिखी है। काशिका वृत्ति क्या है? टीका है। और ये किस पर लिखी गई है? अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी के ऊपर उन्होंने काशिका वृत्ति टीका लिखी है 660 ईस्वी में। आगे हैं आपके जिनेंद्र वृद्धि। जिनेंद्र वृद्धि ने क्या किया है? न्यास लिखा है। न्यास टीका लिखी है, काशिका पर लिखी है। किस पर लिखी है? काशिका पर लिखी है। काशिका किसने लिखी है? जयादित्य और बामन ने। किस पर? अष्टाध्यायी पर। यह इन्होंने काशिका पर ही लिख दिया न्यास, जो जिनेंद्र वृद्धि हैं। जिनेंद्र वृद्धि ने इनकी काशिका को ही आधार बना लिया और काशिका पर न्यास लिख दिया। तो इसलिए काशिका हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। काशिका पर के ही उपटीका लिखी गई हैं। काशिका को हम याद रखेंगे। सबसे पहले काशिका कहाँ से शुरू हुई? अष्टाध्यायी को आधार मानकर काशिका लिख दी जयादित्य और बामन ने। यहाँ पर जिनेंद्र वर्मा ने क्या किया? काशिका को आधार माना और न्यास टीका लिख दी। आगे हैं आपके हरदत्त। हरदत्त ने पद्मंजरी लिखी काशिका पर। यहाँ इन्होंने काशिका को आधार मान लिया और पद्मंजरी लिख दी। तो यह इस वजह से काशिका आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। काशिका का नाम आपको बहुत जगह सुनने को मिल जाएगा। तो देखो, जिनेंद्र जी की को हम कैसे याद रखेंगे? जिनेंद्र जी की आपकी जिनेंद्र, इनका क्या है? जिनेंद्र वृद्धि।
देखो जिनेंद्र वृद्धि, थोड़ा सा ध्यान से, जिनेंद्र वृद्धि यानी कि जीत करके वृद्धि पाई। कैसे? न्यास यानी न्याय। इन्होंने न्याय से काम किया इसलिए इन्होंने जीत पर वृद्धि पाई। और कहाँ पाई? काशी का, यानी कि भगवान की पूजा की, काशी में गए और उन्होंने न्याय पर वृद्धि पाई। जिनेंद्र वृद्धि, न्यास, काशी का। जिनेंद्र वृद्धि वृद्धि किसने पाई? न्यास पर पाई और काशिका में पाई। कहाँ पर पाई? काशिका में पाई और आपकी न्यास, न्याय से पाई। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा सा इनको एक दूसरे से जोड़ के, जब तक हमारी परीक्षा नहीं हो जाती हमें इनको याद रखना है। तो हम इनको किसी न किसी चीज़ से जोड़ के रखेंगे जिससे कि हम इसे लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो हमने अभी दो टीकाओं के बारे में बात की है। काशिका वृत्ति अष्टाध्यायी पर लिखी गई है, 660 ईस्वी में लिखी गई है। और जो लिखी है जयादित्य और वामन ने, ये दो लोग अलग अलग हैं, जयादित्य और वामन, इन दोनों ने काशिका वृत्ति लिखी है। उसके बाद न्यास टीका है। न्यास टीका काशिका पर लिखी गई है। न्याय किसने पाया? जिनेंद्र वृद्धि ने। किस पर पाया? काशिका पर। काशिका पर लिखी गई है न्यास। उसके बाद आ जाते हैं हरदत्त। हरदत्त जी हैं आपके हरदत्त, पदमंजरी, काशिका। हरदत्त पदमंजरी, काशिका। देखो हरदत्त, हरदत्त पदमंजरी, काशिका। हर दत्त यानी मेरे दुखों को हरो, हे भगवान मेरे दुखों को हरो। ये भगवान के पद मंजरी, भगवान के पैरों की मंजरी में जाके क्या है इन्होंने, भगवान के पैरों के तले जाके कहा है, भगवान के पैरों में पड़ के। और कहाँ पर गए हैं? काशिका में गए हैं। हर दत्त, हर दत्त, हर भगवान के पैरों में जा कर के, काशिका में भगवान के पैरों में जा कर के इन्होंने क्या किया है? हे भगवान मेरे दुखों को हरो। तो ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे, हरदत्त की पदमंजरी काशिका, हरदत्त की पदमंजरी काशिका। आगे आ जाते हैं आपके केयट, इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, केयट। इन्होंने प्रतीप टीका लिखी है जो कि महाभाष्य पर लिखी है। महाभाष्य पर लिखने वाली टीका प्रतीप, और किसने लिखी है? केयट ने। इसका समय है 1100 ईस्वी। इनका थोड़ा सा समय भी हम याद रख लेंगे क्योंकि परीक्षाएं थोड़ी हट के आ रही हैं अब, तो हो सकता है इसका समय भी पूछ लें। तो केयट ने प्रतीप महाभाष्य पर लिखा है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। केयट, केयट, प्रतीप, केयट। प्रतीप को हम प्रदीप कर लेते हैं, मतलब दीप। और केयट यानी कि केयट पर दीप की ज़रूरत है, तो इसीलिए महाभाष्य से प्रतीप लिया किसने? केयट ने। केयट को प्रदीप की ज़रूरत थी तो उन्होंने महाभाष्य से प्रतीप ले लिया केयट ने। आगे है आपकी जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा। डा नहीं घेड़ा होगा, प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा है आपकी भट्टोजी दीक्षित की। भट्टोजी दीक्षित का एक ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी इन्हीं का अपना ग्रंथ है, भट्टोजी दीक्षित का। इन्होंने अपने ही ग्रंथ पर प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी, जिस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है।
भट्टोजी दीक्षित की कौन सी टीका है? प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा किस ग्रंथ पर लिखी गई? सिद्धांत कौमुदी पर। आगे चल के प्रौढ़ मनोरमा पर भी उपटीकाएँ लिखी गई हैं कई, पर इन्होंने खुद पहले शुरुआत की, प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी सिद्धांत कौमुदी पर, अपने ही ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी पर, जो कि 1930 ईस्वी में इन्होंने इसे लिखा। आगे है इनका भट्टोजी दीक्षित का एक और शब्द कौस्तुभ, जो कि अष्टाध्यायी पर लिखा गया। ये भी इनका इम्पोर्टेंट है, भट्टोजी दीक्षित इम्पोर्टेंट है, शब्द कौस्तुभ अष्टाध्यायी पर। आगे हैं आपके जगन्नाथ। जगन्नाथ ने मनोरमा कुंजमर्दिनी लिखी। किस पर लिखी? प्रौढ़ मनोरमा पर। प्रौढ़ मनोरमा पर। ये यहाँ अलग नहीं है, कुछ अलग मत समझ लेना, ये भी यही वाला प्रौढ़ है। प्रौढ़ मनोरमा पर जगन्नाथ जी क्या है? जग को जगाने आए और इन्होंने क्या किया कि नहीं, प्रौढ़ मनोरमा सही नहीं है, प्रौढ़ मनोरमा पे भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जो कि कैसा? मनोरमा कुंज, जो कि मनोहर है, अच्छा है। जगन्नाथ जी आए जग को जगाने के लिए, बोले नहीं, जो भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा लिखी है अपने सिद्धांत कौमुदी पर, वो नहीं, अब वो मैं कुछ इसमें मनोरमा लेके आऊँगा। तो इन्होंने मनोरमा कुंजमर्दिनी लिखी। किस पर? प्रौढ़ मनोरमा पर। प्रौढ़ मनोरमा पर किसने लिखी? जग को जगाने वाले जगन्नाथ जी ने प्रौढ़ मनोरमा कुंज मर्दनी लिख दी उनकी प्रौढ़ मनोरमा पर। इसके बाद हैं आपके रामाश्रम क्षम्यताम रामाश्रम ने सारस्वती चंद्र का टीका लिखी है। रामाश्रम ने सारस्वती चंद्र का टीका लिखी, जो कि सारस्वत पे है। सारस्वत एक टीका है जिस पर इन्होंने सारस्वत चंद्र का टीका लिखी है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? रामाश्रम सारस्वत चंद्रिका, ये तो हमें याद रहेगा, ये सारस्वत पर है, सारस्वत चंद्रिका। लेकिन किसने लिखी? रामाश्रम ने। तो भगवान राम की वाणी इतनी अच्छी थी, सारस्वती जैसी चंद्रिका थी वो। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, रामाश्रम सारस्वत चंद्रिका, जिन्होंने सारस्वत पर लिखी थी। आगे है नागेश भट्ट, जो कि हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण। टीकाकारों में सबसे अधिक टीका लिखने वाले ये व्यक्ति हैं नागेश भट्ट। इन्होंने बहुत सारी टीका और उपटीका लिखी हैं। हर किसी की टीका को लेके अधिकतर इन्होंने उपटीका लिख डाली हैं। किसी की भी टीका उठाई और उस पर अपनी एक उपटीका लिख दी। तो इन्होंने नागेश भट्ट जी ने शब्द रतन लिखा प्रौढ़ मनोरमा पर। शब्द रतन प्रौढ़ मनोरमा पर इन्होंने अपना लिख डाला, तो जो कि हमारे लिए हो जाता है बहुत इम्पोर्टेंट। नागेश भट्ट जी को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इनको हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या किस पर है। तो पहला है इनका शब्द रतन, जो कि प्रौढ़ मनोरमा पर है। फिर है इनकी दूसरी बिस्मी इनकी शब्द कौस्तुभ पर है। शब्द कौस्तुभ इनकी कौन सी है? शब्द कौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित की है। शब्द कौस्तुभ यहाँ देख लेते हैं, भट्टोजी दीक्षित की। ये प्रौढ़ मनोरमा किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की। यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, शब्द कौस्तुभ अब समझ जाइएगा, मैं थोड़ा सा लिखने में असमर्थ हूँ, अभी मुझे इससे लिखने का अभ्यास नहीं है। तो नागेश भट्ट जी ने शब्द रतन
प्रौढ़ मनोरमा पर लिखी। प्रौढ़ मनोरमा किसकी टीका है? भट्टोजी दीक्षित की। भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा किस पर लिखी? सिद्धांत कौमुदी पर। अब इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा को ही ले लिया और इन्होंने शब्द रत्न लिख दिया, और इन्होंने भट्टोजी दीक्षित को पकड़ ही लिया। उनकी दूसरी जो टीका थी शब्द कौस्तुभ, उस पर इन्होंने बिस्मी लिख दी। तो जो भट्टोजी दीक्षित की दो टीकाएं हैं, प्रौढ़ मनोरमा और शब्द कौस्तुभ, दोनों पर इन्होंने टीका लिखी हैं, जिसमें से एक पर इन्होंने लिखी है शब्द रत्न और दूसरी पर बिस्मी। इन्हीं की तीसरी टीका है जिसका नाम है व्याकरण सिद्धांत मंजूषा। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा। आगे है इन्हीं का शब्देन्दु शेखर। आगे है परिभाषेन्दु शेखर। ये इनकी थोड़ी सी रचनाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे। नागेश भट्ट जी की शब्द रत्न, बिस्मी, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर। थोड़ा सा हमें इसको बस याद करना पड़ेगा। हम 2-4 बार अगर इसे देखेंगे पढ़ेंगे तो ये हमको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं इसी में। ये तो हमारी टीकाएं और उपटीकाएं हो गई हैं, जिसमें से हमने पढ़ी है काशिका वृत्ति, न्यास, पदमंजरी, प्रतीप, प्रौढ़ मनोरमा, कौस्तुभ, मनोरमा कुंजमर्दनी, सारस्वत चंद्रिका, शब्द रत्न, बिस्मी, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर और परिभाषेन्दु शेखर। ये है हमारी कुछ टीकाएं और ये कुछ टीकाकार, और ये आधार है इनका कि ये किस पर लिखी गई है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रंथ और कुछ ग्रंथकारों के बारे में, जो कि आपके बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना हो जाती है। तो यहाँ से हो सकता है एक आपका टीका या उपटीका या कौन से समय लिखी गई है, किस पर लिखी गई है, या कोई सा भी ग्रंथ आपसे पूछने में आ सकता है। तो इसे हम छोड़ने की भूल नहीं करेंगे। आइए हमारे साथ हम इसे आगे चलते हैं। आगे है आपके भर्तृहरि। भर्तृहरि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये साहित्यकार हैं। इन्होंने आपका शतक लिखे हैं 3, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, और इन्होंने व्याकरण भी लिख दिया है। तो यहाँ पर इनको पूछने की संभावना अधिक हो जाती है। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो साहित्यकार हैं वो उन्होंने व्याकरण के ग्रंथ नहीं लिखे, और जो व्याकरण हैं उन्होंने साहित्य नहीं लिखा है। तो इनका एक ऐसा है कि इन्होंने दोनों तरफ ध्यान दिया है, व्याकरण और साहित्य। इनका साहित्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों शतक इनके इतने साहित्य में मनोरमादायक हैं। आपके खुद यूपी TGT में एक लगा हुआ ही है, नीति शतक, और इन्होंने वाक्यपदियम भी लिखा है। तो इनको हम याद रखेंगे। भर्तृहरि का वाक्यपदियम। श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है। विमल सरस्वती का रूपमाला, जो कि 135 ईस्वी में लिखा गया। रामचंद्र का प्रक्रिया कौमुदी, जो कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई। भट्टोजी दीक्षित, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, इनका ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी। इनका थोड़ा सा समय बस याद रख लेंगे, 1930 ईस्वी। पौमदेव मुग्धबोध है इनका, जिसमें मुग्धबोध में 1200 सूत्र हैं। सर्ववर्मा का तंत्र है इनका। चंद्रगोभी चंद्र प्रवृत्ति है इनकी। कौंडभट्ट, जो कि कौंडभट्ट मम्मट के भाई हैं।
कौंड भट्ट, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वाक्य विन्यास इनका और व्याकरण भूषण, इनके दो हैं, कौंड भट्ट, व्याकरण विन्यास और व्याकरण भूषण। उसके बाद हैं आपके वररुचि जी। वररुचि को जान लेते हैं। वररुचि लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। वररुचि जो हैं सिद्धांत कौमुदी रचनाकार भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। इन्होंने उन्हीं के सिद्धांत कौमुदी से लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी बच्चों को समझने की दृष्टि से लिखा। इनके बाद इनको ये महसूस हुआ कि जो सिद्धांत कौमुदी है वो बच्चों को पढ़ने के योग्य नहीं है, वो उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, दो सिद्धांत कौमुदी इन्होंने लिखी जो कि सरल तरीके से हैं और जिनको बच्चे पढ़ सकते हैं। आगे हैं आपके चंद्रगोमी, जिन्होंने चंद्र व्याकरण लिखा, जो कि 3100 है, ये थोड़ा गलत हो गया है, 3100 सूत्र हैं जिसमें, और जो कि 4700 ईस्वी में लिखा गया। सर्ववर्मा, इनका तंत्र व्याकरण ईसा की पहली शताब्दी में लिखा गया। इसके बाद है शाक्टायन, शब्द अनुशासन 8वीं शताब्दी में, शाक्टायन का लिखा शब्द अनुशासन। हेमचंद्र का शब्द अनुशासन 12वीं शताब्दी में। जिनेंद्र का जैनेन्द्र व्याकरण 8वीं शताब्दी में। जौमर का जौमर व्याकरण 13वीं शताब्दी में लिखा गया। सौपद्म का सौपद्म व्याकरण 14वीं शताब्दी में। सरस्वती का सरस्वत व्याकरण जिसमें 700 सूत्र हैं। इंद्र का ऐन्द्र व्याकरण जो कि सर्वप्राचीन व्याकरण माना गया है। तो हम इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जो हैं आपके व्याकरण वाले जो ग्रंथ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भर्तरी का वाक्यपदियम इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य भी इतना नहीं है। विमल सरस्वती, रूपमाला, रामचंद्र, इनको हमें याद रखना है। रामचंद्र का प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित अब नहीं पूछे जाते। पौमदेव मुग्ध बोध है पौमदेव का। पौमदेव भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पौमदेव मुग्ध बोध है जिसमें 1200 सूत्र हैं। सर्ववर्मा का तंत्र व्याकरण भी इम्पोर्टेंट है, सर्ववर्मा का है। चंद्र प्रवृत्ति चंद्रगोबी का है। कौंड को भी हम याद रखेंगे। कौंड का हमारा वाक्य विन्यास व्याकरण भूषण। वररुचि लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये भी अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। हमें सबसे अधिक ज़्यादा यहाँ पर इनको याद रखना है जो अधिक ज़्यादा नहीं अब वो रहे हैं, जो ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं उनसे नहीं, अब थोड़े थोड़े प्रसिद्ध हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चंद्रगोमी, सर्ववर्मा, शाक्टायन, हेमचंद्र, जिनेंद्र, जौमर, सौपद्म, सरस्वती, इनको हमें याद रखना है। इनका क्या है, इन्हीं के नाम पर इनका अधिकतर आपको नाम पर ही इनके नाम पर ही इनके व्याकरण का नाम मिलेगा। जिनके नाम पर इनके व्याकरण का नाम है उनका हम समय याद रखेंगे और जिनका नाम पर नहीं है उनके हम नाम याद रखेंगे। तो सरस्वती का सरस्वत व्याकरण जिसमें 700 सूत्र हैं। व्याकरण जो आपकी बाबूराम सक्सेना की है उसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं।
सौपद्म व्याकरण 14वीं शताब्दी का है। 14वीं शताब्दी का है। जौमर आपका 13वीं शताब्दी का। जिनेंद्र व्याकरण 6वीं शताब्दी का। हेमचंद्र का शब्द अनुशासन, शाक्टायन और हेमचंद्र दोनों का ही शब्द अनुशासन है, पर वो 8वीं शताब्दी में है और ये 12वीं शताब्दी में है। चंद्रगोमी का आपका 470 ईस्वी का है और इसमें 3100 श्लोक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 3100 श्लोक है। बररुचि इतना ज़्यादा रहे नहीं। कौंडभट्ट का वाक्य विन्यास और व्याकरण भूषण, इसको भी हम याद रखेंगे। चंद्रगोमी का चंद्र प्रवृत्ति, सर्ववर्मा का कातंत्र, इसको याद रखेंगे। पौमदेव का मुग्धबोध इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी हम याद रखेंगे। याद हमें सब रखने हैं, जब हम इसे बार बार रिपीट करेंगे 2-4 बार तो ये हमारे अभ्यास में आ जाएगा और हमें याद हो जाएगा। तो बस मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।